आज की क्लास में घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले का क्लास अगर याद करेंगे तो उसमें हम लोग वन में पारिस्थितिक तंत्र किस प्रकार से होता है उसके बारे में चर्चा किए थे। अब हम लोग घास पे मतलब मैदानी क्षेत्र में पारिस्थितिक तंत्र किस प्रकार से होता है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। यह एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है। स्थल मतलब वही जमीन पर बोल सकते हैं या समतल बोल सकते हैं। पृथ्वी की सतह पर लगभग 19% घास स्थल है। और पूरा पृथ्वी का सतह देखेंगे तो उसमें जो घास स्थल है वो कितना प्रतिशत है? 19% है। किसी भी घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में अग्रलिखित घटक पाए जाते हैं। तो घास स्थलीय में क्या क्या पाया जाता है, तो जीवीय घटक क्या क्या होता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, उत्पादक हम लोग को देखने को मिलता है। उत्पादक मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी अलग अलग पेड़ पौधा देखने को मिलता है जो प्रकाश संश्लेषण करके क्या करता है, भोज्य पदार्थों का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसमें भी कोई अंतर नहीं है। उपभोक्ता के रूप में यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है, तो अगर उपभोक्ता का बात करेंगे तो उपभोक्ता के रूप में हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो उपभोक्ता के रूप में हम लोग यहाँ पर बकरी, भेड़, गाय, भैंस, हिरन, खरगोश, चूहा, ये सब उपभोक्ता के रूप में देखने को मिलता है जो क्या करता है, उत्पादक को खाकर जीवित रहता है। ये सब उपभोक्ता के रूप में हम लोग को घास स्थलीय पर देखने को मिलता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। द्वितीयक श्रेणी का अगर प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है तो ये सब तो प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता का नाम दिया हुआ है घास स्थल पे। वैसे द्वितीयक श्रेणी का भी उपभोक्ता पाया जाता है घास स्थल पे। द्वितीयक श्रेणी का जो उपभोक्ता पाया जाता है घास स्थल पे क्या क्या होता है, तो लोमड़ी होता है, सियार होता है, सर्प होता है, मेंढक होता है, छिपकली होता है, चिड़िया होता है। तो ये सब जो पाया जाता है ये द्वितीयक उपभोक्ता होता है घास स्थल पे। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को खाते हैं, ये सब कौन किसको खाते हैं, तो वैसे कि प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को खाते हैं। और तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता का बात करेंगे तो चील पाया जाता है। यहाँ पर तृतीयक श्रेणी क्या पाया जाता है, चील पाया जाता है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो कौन होता है, अपघटन, जो उसको मर जाने के बाद विघटित करने का काम करता है। तो मृत्यु के बाद सूक्ष्म जीव इसमें पाया जाता है बहुत सारे, जो इसको क्या करता है, विघटित कर देता है और मिट्टी में मिला देता है। ठीक, तो मिट्टी में ये सब चीज़ें सेमी चीज दिया हुआ है, कुछ खास इसमें अंतर नहीं होगा। अगर अजैविक घटक का बात करेंगे घास स्थलीय पर, अजैविक घटक क्या होते हैं, तो अजैविक घटक इसमें भी वही चीज आता है, अकार्बनिक पदार्थ होता है। अकार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ, इसका एक साइकिल चलता है जैसे कि वनों में चलता है सभी प्रकार से, तो इसलिए इसको डिटेल में लिखा नहीं है। तालाब के अंदर का बात करेंगे तो तालाबीय पारिस्थितिक तंत्र की बात करेंगे तो उसमें जैविक घटक क्या क्या होता है। तालाब का बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो जल होता है वो कौन सा जल होता है, फ्रेश वाटर होता है। कौन सा जल होता है, मीठा पानी जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये फ्रेश वाटर पाया जाता है किसमें, तालाब में। तालाब में पारिस्थितिक तंत्र का बात करेंगे तो जीवीय घटक इसमें थोड़ा सा अलग रहेगा। इसमें क्या होगा, अलग रहेगा। ये इसमें उत्पादक के रूप में तालाब में क्या क्या चीज़ें पाया जाता है, थोड़ा सा अलग चीज़ें इसमें पाया जाता है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो अगर इसको हम लोग बात करते हैं तालाब के अंदर कि उत्पादक के रूप में पादप प्लवक होता है, जो कि विभिन्न प्रकार के शैवाल हो सकते हैं। शैवाल का नाम यहाँ पर दिया, अलग अलग शैवाल पाए जाते हैं। तो ये पादक की तरह काम करते हैं शैवाल, किसमें, पानी के अंदर, जो कि क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बनाता है। तो शैवाल रहता है, शैवाल के रूप में स्पाइरोगाइरा होता है, इलोथ्रिक्स होता है। तो ये सब शैवाल का कुछ नाम दिया हुआ है। इसी सब शैवाल को क्या करते हैं, जो छोटे कीड़े होते हैं वो इसको खाते हैं, और उसको खाने वाला उसके जो छोटा मछली होता है वो खाता है, उसके बाद उसके बड़ा मछली उसको खाता है। तो इस प्रकार से इसमें तालाब में पारिस्थितिक तंत्र उत्पादक, लेकिन उत्पादक के रूप में ध्यान में रखना है कि उत्पादक के रूप में जो होता है तालाब में जो जलों में रहने वाले क्या बोलते हैं, पौधे होते हैं, उसके बारे में चर्चा की जाए। सबसे मेनली जो होता है शैवाल ही होता है। देख सकते हैं तालाब के अंदर का दिया हुआ है। उसके बाद इसमें भी उपभोक्ता आता है, तो शैवाल को खाने वाला या अलग अलग जो भी वहाँ पे उत्पादक का नाम दिया हुआ था, तो उस चीज़ों को खाने वाला जो इसमें उपभोक्ता होता है, तो उपभोक्ता के रूप में कौन होता है, तो उपभोक्ता के रूप में यहाँ पर हम देख सकते हैं कीट होता है। कीट में कुछ नाम दिया हुआ है, कोपीपोडस, प्रोटोजोअस और क्रस्टेशियंस। ये सब शैवाल को खाते हैं। ये सब किसको खाते हैं, ये सब शैवाल को खाते हैं। जिस शैवाल का था उत्पादक था, उत्पादक करके ये सब शैवाल को खाते हैं, इस बात को ध्यान में रखना। इसमें द्वितीयक तृतीयक पाया जाता है, जो कि हम लोग पहले से भी ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं।
ठीक, तो इस पर हम फिर से चर्चा नहीं कर रहे। अब बात करते हैं किसका, अपघटक का। अब बात कर लेते हैं तो अपघटक का अगर बात करेंगे, अपघटक के रूप में इसमें क्या होता है, पानी के अंदर, पानी के अंदर हो चाहे पानी के बाहर, मरने के बाद सब जीवाणु और कवक ही पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, अपघटन का कार्य करते हैं। उसको अपघटित करके फिर से मिट्टी में मिला देते हैं। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ें उत्पन्न होता है। कार्बनिक पदार्थ जो रहता है, देखो अकार्बनिक पदार्थ जो लिया हुआ रहता है उत्पादक, तो फिर से क्या हो जाता है, अकार्बनिक पदार्थ में बदल जाता है। और कौन बदलता है, तो अपघटक पर बदलता है। तीसरा चर्चा बार बार आ रहा है, इसलिए इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। अगर हम लोग जल में अजीवीय घटक का बात करेंगे, तो जल में भी अजीवीय घटक वही सब चीज़ें होता है, प्रकाश हो गया, उष्मा हो गया, जल हो गया, तो ये सब भी जल के अंदर भी कार्य करता है अजीवीय घटक के रूप में। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र कैसा होता है। मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र, जो मानव के द्वारा पारिस्थितिक तंत्र तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, वो कैसा होता है, उसके बारे में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र का बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे कृषि पारिस्थितिक तंत्र के बारे में। किसके बारे में, तो कृषि पारिस्थितिक तंत्र के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो कृषि पारिस्थितिक तंत्र मनुष्य द्वारा निर्मित एक अस्थायी तंत्र होता है। ये अस्थायी होता है, ये हमेशा के लिए नहीं होता है। इसको तो कुछ दिनों के लिए तैयार किया जाता है, फिर इसको खत्म कर दिया जाता है, जिससे विश्व के प्रमुख प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र एवं उनको आकार प्रदान करने वाले घटकों का ज्ञान होता है। और कृषकों द्वारा फसलों के प्राप्ति के लिए अस्थायी रूप से तैयार किया जाता है। ये कृषकों द्वारा ये अस्थायी रूप से तैयार किया जाता है, ये हमेशा के लिए नहीं होता है, लेकिन यह अपने आप से पूर्ण होता है। और इस तंत्र में अधिक से अधिक उत्पादक प्राप्ति हेतु उर्वरक, कीटनाशक, रसायन आदि का बेहतर उपयोग किया जाता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फसल प्राप्त करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर फसल प्राप्त करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फसल प्राप्त करने के लिए ये सब क्या करते हैं, हम लोग उर्वरक, कीटनाशक, रसायन का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार अपने स्वार्थ के लिए मानव पर्यावरण में परिवर्तन लाता है। और कुछ मामलों में परिवर्तन इतना अधिक हो जाता है क्योंकि कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं मानव निर्मित स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र गांव, शहर और आर्चर्ड और वृक्ष रोपण, पौधों द्वारा जंतुओं सहित बगीचे तथा पार्क आदि आते हैं। इस प्रकार मानव निर्मित जलीय पारिस्थितिक तंत्र भी होता है। तो हम लोग स्थलीय तंत्र का अगर बात करते हैं तो स्थलीय तंत्र में हम लोग कृषि नॉर्मल देखते हैं। कृषि के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज भी किया जाता है, उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता है, कीटनाशक का, जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक भी होता है, लेकिन ज़्यादा उपज के लिए लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करेंगे जलीय का, तो जलीय भी बनाते हैं जिसमें लोग अच्छे अच्छे चीज़ों का पालन करते हैं, जैसे मछली पालन करते हैं। जैसे सुनने को मिलता था मछली पालन क्या है, ये पारिस्थितिक तंत्र उत्पन्न किया गया है किसके, मनुष्य के द्वारा ही, इंसान के द्वारा। पारिस्थितिक यहाँ पर जलीय पारिस्थितिक तंत्र में बड़े बड़े बांध, जलाशय, नहरें, मत्स्य पालन के लिए बनाए गए तालाब आदि आते हैं। मनुष्य द्वारा निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के कारण पारिस्थितिक संतुलन में नियमित रूप से विघन डाला जाता है और मनुष्य अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसका निर्माण करते हैं। लेकिन जब ये सब अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं तो लोग मनुष्य बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण ऐसा ऐसी चीज़ें यूज करते हैं जो कि पर्यावरण के लिए क्या हो जाता है, नुकसानदायक हो जाता है। मनुष्य द्वारा निर्मित सबसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र कृषि पारिस्थितिक तंत्र होता है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो कृषि पारिस्थितिक तंत्र होता है, इसलिए कृषि पर ही सारे इंसान निर्भर होते हैं। मनुष्य ने वनों और घास के मैदानों को कृषि भूमि में बदल दिया है। तो वन हो, जंगल हो या घास के मैदान हो, उसे कृषि भूमि युग में बदल दिया गया है। इन कृषि क्षेत्रों में विशेषकर अन्य अनाज होता है और दालें होता है, तिलहन होता है और चारा उत्पन्न किया जाता है। कृषि संबंधित फसलों तथा पर्यावरण के आपसी संबंधों के अध्ययन को ही कृषि पारिस्थितिक तंत्र विज्ञान कहा जाता है। अब देखो,
कि ये किस प्रकार से आपस में संबंध रखते हैं, किस प्रकार हम लोग कैसे फसल को ज़्यादा ग्रोथ करा सकते हैं, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कृषि पारिस्थितिक विज्ञान के नाम से जानते हैं। इसी सब में इसका रिसर्च चलता है कि किस प्रकार हम लोग सुधार ला सकते हैं। घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र की तरह ही कृषि पारिस्थितिक तंत्र की जीवीय और अजीवी घटक दोनों होते हैं। तो इसमें भी जीवी और अजीवी घटक दोनों होते हैं, लेकिन कृषि पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादकों के फसलें और धान, गेहूं, मकई आदि होते हैं। लेकिन इसका उत्पादक का बात करेंगे तो उत्पादक के रूप में क्या देखने को मिलता है, धान, गेहूं, मकई देखने को मिलता है। कृषि तंत्र की भौतिक स्थितियां अक्षांश, जलवायु आदि घटकों पर निर्भर करती है। भौतिक कमी को कृत्रिम सिंचाई और उर्वरकों द्वारा पूरा किया जाता है। अगर कोई भौतिक कमी रहता है जिसमें क्या होता है, फसल अच्छा नहीं हो पाता है, तो उसका पूरा कैसे किया जाता है, सिंचाई करके। सिंचाई करके मतलब अगर अजैविक घटक का बात करेंगे तो सिंचाई, अगर पानी नहीं मिल पाए तो सिंचाई किया जाता है, अगर उर्वरक नहीं मिल पाया तो मार्केट से खरीद कर डाला जाता है, ये सब चीज़ें किया जाता है। फसल के प्रकार जलवायु, मौसम और कृषक के पसंद पर आधारित होती है। मतलब ये मौसम के हिसाब से फसल बोया जाता है, किस मौसम में कौन सा फसल बोए, तो ये सब कृषक मतलब जो खेती करते हैं उनको पता होता है। मनुष्य फसल के साथ साथ कृषि तंत्र में खरपतवारों के उग जाते हैं, किंतु प्राकृतिक घास स्थल की तुलना में उनकी संख्या कम होती है। अगर प्राकृतिक घास स्थल में क्या होता है, खरपतवार बहुत ज़्यादा उगता है, लेकिन जहाँ पे मनुष्य कृषि करते हैं वहाँ पे फिर खरपतवार उगता है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा कम उगता है। कृषि भूमि में उपभोक्ताओं के अंतर्गत केंचुए आते हैं, टिमेंडर्स आते हैं, पालतू जानवर आते हैं, परागण करने वाले जंतु आते हैं, पीड़क आते हैं। तो ये सब क्या है, ये उपभोक्ता के रूप में देखने को मिलता है। केंचुआ जो होता है उपभोक्ता के रूप में देखने को मिलता है। टिमेंडस जो होता है वो भी उपभोक्ता के रूप में, जो भी पालतू जानवर मतलब जो लोग पालते हैं, बकरी, गाय, ये सब क्या होता है, तो ये सब क्या करता है, उत्पादक को खाता है। तो इस सब के किस में आ जाता है, तो ये सब उपभोक्ता में आता है। कृषि परिस्थिति तंत्र एवं सभी मानव निर्मित परिस्थिति तंत्र बहुत ही सरल और कार्यक्षम होते हैं, और प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र की तरह इनमें विविधता नहीं पाई जाती है। प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र में बहुत अलग अलग विविधता होता है, लेकिन कृषि में क्या होता है, सबको एक ही प्रकार के देखने को मिलता है परिस्थिति तंत्र, उसमें कोई अंतर खास देखने को नहीं मिलता है। फसलों को उसको बाढ़, सुखाड़, रोग, पीड़क आदि से बहुत हानि पहुंचती है, और विविधताओं के तंत्र में अनेक संयोजन और प्रतिस्थापन संभव है। मतलब प्रतिस्पादन इसमें भी होता है, इसलिए कभी बाढ़ के कारण या कभी सुखाड़ के कारण फसल क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। किसी परिस्थिति तंत्र में एक ही प्रकार के पौधे होने के कारण प्रकाश, पानी, खनिज उत्पादक इत्यादि की एक जैसी आवश्यकता पड़ती है। तो जब भी कृषि पारिस्थितिक तंत्र का बात करेंगे तो वहाँ पर जितना भी देखेंगे सब एक ही प्रकार की फसल करते हैं, फसल को उगाते हैं, जिसमें क्या देखने को मिलता है, सबको बराबर मात्रा में प्रकाश चाहिए रहता है, पानी चाहिए रहता है, खनिज पदार्थ सबको बराबर मात्रा में चाहिए रहता है। आगे दिया हुआ पारिस्थितिक तंत्र और मानव। परिस्थिति तंत्र और मानव के बारे में दिया हुआ है। परिस्थिति तंत्र में मानव का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हम खाद्य श्रृंखला को दृष्टि में रखते हुए मानव का स्थान एक परिस्थिति तंत्र में देखें तो पाएंगे कि मनुष्य प्रथम और द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता है। अब परिस्थिति तंत्र में मानव का स्थान कैसा है, इसके बारे में जानना है। तो मानव को बताया जाता है कि इसको प्रथम उपभोक्ता भी बोला जाता है और द्वितीय उपभोक्ता भी बोला जाता है। प्रथम तथा द्वितीय ये दोनों बोला जाता है किसको, मानव को। ऐसा क्यों बोला जाता है, द्वितीय भी में भी आता है और प्रथम में भी आता है। तो ये दोनों उपभोक्ता इसको बोला जाता है, प्रथम और द्वितीय उपभोक्ता इसको बोलते हैं मानव को। मतलब खुद हम लोग दोनों है, प्राथमिक भी है और द्वितीय है। प्राथमिक उसको बोलते हैं जो वेज चीज़ों खाते हैं, जो नॉनवेज नहीं, सिर्फ शाकाहारी जो होते हैं उसको हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। तो हम लोग शाकाहारी तो है ही, और साथ साथ प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है उसको भी खाते हैं हम लोग, इसीलिए हम लोग दोनों में आ जाते हैं, द्वितीय उपभोक्ता में भी आते हैं, द्वितीय की श्रेणी में भी हम लोग आते हैं।
मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए प्राकृतिक में क्रियाशील अनेक पारिस्थितिक तंत्र को बहुत अधिक हानि पहुंचाई है। धीरे धीरे मनुष्य द्वारा बहुत से वनों को काटा जा रहा है, जिससे न तो केवल उत्पादक अपितु विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ता भी नष्ट होते जा रहे हैं। तो ऐसा देखने को मिला जा रहा है कि मनुष्य के द्वारा ही बहुत सारे वनों को क्या किया जा रहा है, काटा जा रहा है। मनुष्य के द्वारा अगर बहुत सारे वनों को काटा जाएगा तो ऑब्वियस है उससे होने वाले बहुत सारे परेशानियां देखने को मिलेगा और पारिस्थितिक तंत्र पर उसका असर भी देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त मनुष्य ने अपने ही सुविधाओं के लिए अनेक कारखाने मिलें खोली है, जिससे दूषित गैस या अन्य वस्तुएं निरंतर निकलती रहती है, जो वातावरण को दूषित करता है। कारखानों से अपशिष्ट पदार्थ को नदियों में, अब देखो बहुत सारी चीज़ें दिया हुआ है कि मनुष्य अपने सुविधा के लिए, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए मनुष्य क्या करते हैं, बहुत सारे कारखाने खोलते हैं, मिल खोलते हैं। सब में क्या देखने को मिल रहा है, कारखाना हो या मिल हो, सब में से दूषित गैस बाहर निकलता है। सब में से क्या होता है, दूषित गैस बाहर निकलता है, जो कि क्या करता है, वायुमंडल को प्रदूषित करता है, जो वायुमंडल को क्या करता है, प्रदूषित करता है। उसी प्रकार अगर उसमें से कारखानों में से अपशिष्ट पदार्थ भी क्या होता है, गिरता है, जो कि नदियों में क्या क्या कर दिया जाता है, बहवा दिया जाता है। अपशिष्ट मतलब जो बेकार के पदार्थ होते हैं उसको क्या किया जाता है, तो नदियों में बहवा दिया जाता है। तो अगर उसको हम नदियों में बहवा देते हैं, नदी का जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र है उसका क्या हो, हानि पहुंचेगा। इस प्रकार से हम लोग जलीय पारिस्थितिक तंत्र का क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। ये सब चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए, कैसे उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। लकड़ी या अन्य कार्यों के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। ये भी देखा जाता है, लकड़ी से जो भी सामान बनने वाला रहता है या जलावन के रूप में भी लकड़ी का लोग इस्तेमाल करते थे, अब तो कम कर रहे हैं, लेकिन लकड़ी से बहुत सारे आज भी सामान बनते हैं। जिसके कारण देखा जा रहा है कि वन धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, जंगलों को काटा जा रहा है। इसके लिए इसके फलस्वरूप जल ग्रहण क्षेत्रों तथा मैदानों में बाढ़ का प्रकोप बढ़ा है। अगर वन का कमी रहेगा तो बाढ़ वगैरह बहुत आसानी से आएगा और मिट्टी का वहाँ से क्या होगा, बोल सकते हो, मिट्टी कटना भी शुरू होगा, एक जगह दूसरी जगह बह जाएगा मिट्टी। इसके कारण अनेक वन प्राणी और दुर्बल पौधे नष्ट हो जा रहे हैं और वनों की खाद्य श्रृंखला के प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो ऐसा अगर कटाई करते हैं बहुत सारे वनों का कटाई करते हैं, अंधाधुंध कटाई हो रहा है, जिसके कारण बहुत सारे हम लोग को नुकसान भी देखने को मिल रहा है, जो जिससे जल में, वन में रहने वाले जीव जंतु क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे विलुप्त होने लगते हैं। क्योंकि इस वायुमंडल में सबसे अधिक विकसित और सर्वोच्च जंतु मनुष्य ही है। तो बताया जाता है सबसे विकसित और सर्वोच्च जंतु कौन है इस वायुमंडल में, तो मनुष्य ही है। अतः पारिस्थितिक तंत्र के प्रत्येक घटक के साथ उसका परस्पर संबंध है और मानव आबादी में होने वाले हताशा वृद्धि के प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रही है, जिससे पर्यावरण में असंतुलन हो जा रहा है। अगर यही क्रम चलता रहा तो भयंकर दुष्परिणाम देखने के लिए हमें मतलब बताया जा रहा है, सिंपल समझ सकते हैं कि अगर वनों की इसी प्रकार से हम लोग कटाई करते रहे तो पर्यावरण क्या हो जाएगा, धीरे धीरे खराब होते जाएगा, दूषित हो जाएगा और पर्यावरण में असंतुलन स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए हमारा यह सम्मिलित प्रयास होना चाहिए कि वातावरण जैसे जल, मृदा और वायुमंडल को अत्यधिक क्या करें, स्वस्थ रखें, साफ सुथरा रखें। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। अगर यह पारिस्थितिक और जीविकी पारिस्थितिक और जीविकी क्या होता है? किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का अवग्रहण, रूपांतरण एवं विसरण कुछ खास नियमों पर आधारित होती है, जिसे हम ऊष्मागतिकी के नियम कहते हैं। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का अपग्रहण मतलब एक जगह दूसरी जगह ले जाने के लिए, रूपांतरित कराने के लिए, विकसित कराने के लिए जो चीज़ों की आवश्यकता होता है, वो किसका आवश्यकता है, तो ऊष्मागतिकी के नियम की आवश्यकता होती है। ऊष्मागतिकी की नियम कहते हैं
यह प्रकार इस प्रकार मतलब दिया हुआ है। सबसे पहले ऊष्मा गति की प्रथम नियम दिया हुआ है। ऊष्मा गति की प्रथम नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न हो सकती है और न ही नष्ट हो सकती है। ऊष्मा का प्रथम गति नियम क्या है? ऊर्जा कभी न नष्ट हो सकती है नहीं उत्पन्न किया जा सकता है। केवल इसे एक रूप से क्या किया जाता है? दूसरे रूपों में बदल दिया जाता है। तो ऊर्जा का काम ही होता है हमेशा कि एक खुद ब खुद एक रूप से दूसरे रूप में क्या जाता है? परिवर्तित हो जाती है, कभी भी विलुप्त नहीं हो सकता है। ऊष्मा गति के द्वितीयक नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार ऊर्जा के रूपांतरण में ऊर्जा की कुछ मात्रा परिवर्तित रूप से तंत्र से बाहर हो जाती है और ऊर्जा के अनेक रूपों में निर्विकोटीकरण से अंत में ताप के रूप में ऊर्जा वातावरण में विस्सित होती है। अब देखो, द्वितीय नियम से ये बताया जा रहा है कि कुछ ऊर्जा का कहीं पर आता है तो वो वहाँ से क्या हो जाता है? परिवर्तित रूप में तंत्र से बाहर हो जाती है, लेकिन उसका कुछ ऊर्जा वहाँ पे रह जाता है। और जो यहाँ पे रह जाता है तो इसलिए का अंत में ताप के रूप में वहाँ पे ऊर्जा इकट्ठा हो जाता है, हीट के रूप में वहाँ पे ऊर्जा रह जाता है। जैसे कि अगर बात करें सूर्य के प्रकाश, तो सूर्य के प्रकाश दिन भर तो रोशनी रहती है, तो पृथ्वी को ऊर्जा मिलते रहता है, लेकिन रात को डूब जाने के बाद भी ऊर्जा पूरी तरह से खत्म नहीं होता, उसके पास एनर्जी रहता है और शोषित कर लेता है प्रकाश की लाइट को, ये बोल सकते हैं। प्रत्येक परिस्थितिक तंत्र में उत्पादक और सौर ऊर्जा का अपग्रहण करते हैं। सूर्य की ऊर्जा लगभग 1% ही हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित यौगिक के संचित रहते हैं और प्रकाश ऊर्जा की यह अल्प मात्रा संसार में समस्त जीवित प्राणियों के लिए पर्याप्त होती है। देखो, बताया जा रहा है कि अगर सूर्य से ऊर्जा कौन प्रोड्यूसर लेता है? ये लेता है ना, उत्पादक। तो अगर लेता है तो 100% है, तो 1% ऊर्जा ये रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। 1% उसका ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। वही 1% से क्या होता है? प्रथम उपभोक्ता लेता है, फिर उससे वो 10% द्वितीयक उपभोक्ता लेता है, फिर उससे वो 10% तृतीयक उपभोक्ता रहता है। इस प्रकार से उस तक ऊर्जा का हस्तांतरण होते जाता है। उत्पादक की धारणा क्या क्या होती है उसके बारे में दिया हुआ है। उत्पादक की धारणा जो है, परिस्थितिक तंत्र में किसी भी कोशीय स्तर द्वारा इकाई क्षेत्रफल और इकाई समय में ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण के दर को उस तंत्र की उत्पादकता कहते हैं। यानी उत्पादकता के लिए निम्नलिखित 3 चीज़ों के ध्यान रखना चाहिए: उत्पादन की दर, प्रति इकाई क्षेत्रफल और इकाई क्षेत्रफल। तो अगर हम लोग ये चीज़ें ध्यान देते हैं कि उत्पादक के लिए क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, तो उत्पादक की दर क्या है, मतलब उसका चाल क्या है, कितना समय में वो तैयार हो जाता है, और प्रति इकाई क्षेत्रफल कितना क्षेत्रफल को वो उगता है, और इकाई समय मतलब समय कितना लेता है। तो ये तीनों चीज़ें देखा जाता है क्या उत्पादक के धारणा के लिए। ये तीनों चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले उत्पादकता के मुख्य 2 नियम पढ़ लेते हैं। 2 नियम क्या क्या दिए हुए? 2 प्रकार के होते हैं उत्पादक का मुख्य 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता होता है। ठीक, आगे हम लोग चर्चा करेंगे इसके बाद के क्लास में, इसलिए कि अगर ये हम लोग प्राथमिक उत्पादकता इसके बाद वाला क्लास में पढ़ेंगे, वो अलग अलग प्रकार का होता है। उसके बाद द्वितीयक उत्पादकता के बारे में पढ़ेंगे। आज क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।